वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा था टॉपिक वो देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री में क्या ऐसा कभी हुआ है और क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, उन सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंटली ये न्यूज़ में क्यों था। अराउंड 1 सितंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल सेटअप किया जिसका हेड बनाया उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ताकि वो ये देख सके कि अभी पैनल का काम बता रही हूँ मैं कि इसका काम क्या है। ये देखेगा कि वन इलेक्शन हो सकता है क्या पूरे नेशन में एक ही टाइम पे। मतलब वन नेशन का मतलब हुआ कि ये जो आपका पैनल है वो ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा क्या पूरे इंडिया में हम लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इन सभी के इलेक्शन एक साथ करवा सकते हैं क्या। इस रिगार्डिंग इस पैनल को फॉर्म किया गया। अब लॉ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कुछ 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड किए इस पैनल को। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है मतलब कोई आपको रिलेटेड पॉइंट दे दिए, जैसे कोई टॉपिक है उसमें आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स बना दिए कि भाई मेन इन बारे में आपको बात करनी है, तो उसको कहते हैं हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस पैनल को हेडेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को प्रोवाइड किया गया है बाय द लॉ मिनिस्ट्री। ओके, एंड ये जो आपकी पैनल है इसमें हेड तो हमने बात कर ही ली कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रहेंगे, एंड ये 8 मेंबर का पैनल होगा जिसमें आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी होंगे। ठीक है, अब जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो तो हमें सभी याद नहीं करने, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ रेफरेंस है जो एक इम्पॉर्टेंट है उसकी बात हम ज़रूर कर सकते हैं कि आपको पैनल को कहा गया कि आपको एग्ज़ामिन करना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साइमल्टेनियस पोल्स करवाने के लिए चाहिए होंगी। ठीक है, कि क्या ऐसे कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिनसे कि साइमल्टेनियस पोल्स कराए जा सकते हैं, इसके बारे में उन्हें ये डिस्कस करना था कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्लान है क्या। तो वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली होता है कि आपके लोकसभा एंड आपकी स्टेट असेंबलीज, इन दोनों के जो इलेक्शंस हैं सभी स्टेट्स में आप सिंक करें, मतलब सेम टाइमिंग पे हो। ठीक है, जिससे कि पूरी कंट्री के अंदर अभी क्या होता है कि जो इलेक्शंस हैं स्टेट असेंबली इलेक्शंस और जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो सभी अलग अलग टाइमिंग पे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सभी स्टेट्स में स्टेट असेंबली इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। कुछ एक ही स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट ईयर, अदरवाइज बाकी जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन या तो हो चुके हैं ऑलरेडी या आगे कुछ टाइम बाद होने वाले हैं। तो अभी कोई सिंक नहीं है, इनके बीच में कोई सिंक नहीं है, एक साथ नहीं होते ये इलेक्शंस। तो वन नेशन वन इलेक्शन प्लान में गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि एक ही टाइम पर, ठीक है, बार बार ना हो कि जैसे पिछले साल लोकसभा के हो गए, अगले साल फिर स्टेट के हो गए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हो गए, बाद में किसी और स्टेट के हो गए। इस तरीके से बार बार अलग अलग ना होकर एक ही टाइम पर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ पूरी कंट्री में करवा दिए जाएं। अब हम बात करते हैं कि क्या पास्ट में ऐसा हुआ है। तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उस टाइम पर सबसे पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उस टाइम पर सिर्फ लोकसभा का ही इलेक्शन नहीं हुआ था, सभी स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन कराए गए थे। साइमल्टेनियस हुआ था ये दोनों इलेक्शंस। कब हुए थे? 1951 से 1952। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री के अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इलेक्शंस कभी एक साथ नहीं हुए। नहीं, जब स्टार्टिंग में आपका कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था उस टाइम पर जो सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे वो लोकसभा और एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एक साथ हुए थे। ठीक है,
ये जो प्रैक्टिस है एक साथ इलेक्शंस करवाने की, लोकसभा की और एसएलएज की, ये आपकी अंटिल 1967 तक कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन उसके बाद ये डिस्टर्ब हो गया, ये प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो गई। ठीक, वो क्यों हुई? देखिए, सबसे पहले जो साइकिल में ब्रेक आया, साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं वो कब ब्रेक हुए? 1959 में। ठीक है, जब सेंटर ने इन्वोक कर दिया आर्टिकल 356 ताकि वो केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके, उस टाइम पर ये जो साइकिल है वो टूट गई। मतलब देखिए 1951 इस टाइम पर सबसे पहले आपका लोकसभा प्लस एसएलए इन दोनों का एक साथ हुआ। इसके बाद जब नेक्स्ट आपके इलेक्शन होना है अराउंड 1956-7 के आसपास, जब आपके दोबारा इलेक्शन हुए तो दोनों के सेम एक साथ इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इलेक्शन होगा वो अराउंड 1960s के आसपास होगा, 1960-61 के आसपास होगा। तो उस टाइम से पहले ही ये दोनों जो इलेक्शंस अभी तक साथ होते आ रहे थे वो ब्रेक कर गया, क्योंकि सेंटर ने 1959 में केरला गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए आर्टिकल 356 ला लिया। और हमें पता है आर्टिकल 356 क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल। ठीक, और ये कब इन्वोक किया जाता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट के अंदर फेल होती है, उस टाइम पर ये इन्वोक किया जाता है। तो तब सेंटर के पास एक पावर आती है, प्रेसिडेंट के पास एक पावर आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होती है किसी भी स्टेट में, तो प्रेसिडेंट उस गवर्नमेंट को या तो सस्पेंड कर सकता है या डिसमिस कर सकता है। तो 1959 के अंदर सेंटर ने उस टाइम पर केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। तो जब आपने 1959 में गवर्नमेंट ही हटा दी तो आप क्या करवाओगे? केरला के लिए 1960s तक तो वेट नहीं करोगे ना, अब 2 साल बिना गवर्नमेंट के तो स्टेट रहेगा नहीं, तो पहले ही उन्होंने इलेक्शन करा दिए। इसके बाद क्या हुआ कि बार बार क्या होने लग गया हमारी कंट्री में, पॉलिटिक्स में डिफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, डिफेक्शन मतलब आपके जो कहते हैं ना दल बदल लेना, कि मतलब भाई आपने किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद कोई भी आपकी टर्म्स एंड रेफरेंस उनके साथ, उनकी आपके विचार उनके साथ नहीं मिल रहे हैं या कोई भी रीज़न है, और आपने तुरंत अपनी पार्टी चेंज कर ली, उस पार्टी को छोड़ दिया जिससे आपने इलेक्शन लड़ा था। तो इस मूवमेंट को, पार्टी को चेंज, इस तरह से जो ये पार्टी चेंज करना होता है उसको हम कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो डिफेक्शंस जब हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स में जब इंक्रीज़ होने लगे, उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे होने से पहले ही गिर जाती थी, जिस वजह से उन स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस 5 साल से पहले ही करवाने पड़ते थे। ठीक है, इसीलिए ये जो एक साथ करवाना होता था लोकसभा और एसएलए का जो इलेक्शन एक साथ करवाना होता था, ये साइकिल टूट गई। ठीक है, तो स्टार्ट हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उस टाइम से चला, कुछ टाइम तक कुछ तो ये जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट भी हुआ एक तरीके से, लेकिन ड्यू टू डिफेक्शन या जो भी दूसरे पॉलिटिकल रीजंस है उस वजह से ये साइकिल टूट गया। अब हम अगर करंटली बात करें तो ये क्या अभी होता है किसी स्टेट के साथ कि वो लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ही उनके इलेक्शंस होते हो? तो ऐसा होता है। स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन 4 स्टेट्स के इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही होल्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो इन स्टेट्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये आपको प्री में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देकर कि कौन से ये जो आपके स्टेट्स हैं इनके इलेक्शंस लोकसभा के साथ होते हैं या नहीं होते, कोई नाम चेंज करके मतलब पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, इनके इलेक्शंस आज भी लोकसभा इलेक्शंस के साथ ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी अगर हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये पैनल ने सजेस्ट नहीं किया है, लेकिन ये जो ओवरऑल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हुए हैं उस अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आर्टिकल 83। 83 इज़ रिलेटेड टू द टर्म ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज हैं जो हमारे पार्लियामेंट के, उनका जो टेन्योर है उससे रिलेटेड है। तो 83 में ही जो क्लॉज सेकंड है, 83 क्लॉज सेकंड के अंदर ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा दिया हुआ है
ठीक है, तो वो हमें अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 ये रिलेटेड है लोकसभा के डिसोल्यूशन से, और कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल आपको अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 172 जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड आर्टिकल 174 ये आपका रिलेटेड है टू डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो 172 में टेन्योर दिया हुआ है एसएलएज का, 174 में उन्हें आप कैसे डिसॉल्व करोगे, कब डिसॉल्व करोगे, ये सब दिया हुआ है। एंड आर्टिकल 356 हमने अभी बात ही की, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेजरली इन आर्टिकल्स में तो आपको अमेंड करना होगा अगर सेंटर इस बार वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई करती है। तो एक और हमारा एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इस एक्ट को भी अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्ट है वो आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 के साथ लिंक्ड है। मतलब 83 हो गया लोकसभा की ड्यूरेशन वाला एंड 172 हो गया आपकी स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूरेशन से रिलेटेड। एंड ऑल्सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वन नेशन वन इलेक्शन जो ये प्लान है, इस प्लान में क्या होगा, आप एसएलएज जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके इलेक्शंस मतलब उनके 5 साल पूरे अभी हुए नहीं हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, अगर आपको उनकी सरकार को हटाकर नए इलेक्शन करवा के नई सरकार लानी है मिड टर्म में, 5 साल पूरे नहीं हुए या हो गए, उनको अगर आपको इस प्लान में इंक्लूड करना है तो आपको उन स्टेट से क्या करवाना पड़ेगा, रेटिफाई करवाना पड़ेगा। ये तो आप समझ ही रहे हो ना, क्योंकि आप उनकी गवर्नमेंट ही हटा रहे हो स्टेट से, तो आपको स्टेट की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स भी ज़रूरी होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव्स होंगे इस प्लान के, क्या फ़ायदा है इस वन नेशन वन इलेक्शन प्लान का। तो सबसे पहला जो मेजर फ़ायदा है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो फोकस है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्शनरी। मतलब जैसे मान लो कोई भी पार्टी है, जैसे आज उसने गवर्नमेंट बना ली, हरियाणा में बना ली उसने आज, ठीक है। अब वही पार्टी मान लीजिए नेशनल लेवल पे भी है, अगले ही साल मान लीजिए कहाँ पर होना है इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश में होना है, तो उसका फोकस कहाँ चला जाएगा, उस गवर्नमेंट का फोकस कहाँ जाएगा कि भाई हमारी पार्टी को हिमाचल में भी जीतना है। तो वो आपकी स्टेट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने की जगह उसका ध्यान कहाँ रहेगा, हमारी सरकार हिमाचल में भी बननी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट है बार बार इलेक्शंस होने की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाती गवर्नेंस पे, बल्कि इलेक्शंस पे करती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक ही बार में अगर इलेक्शंस पूरे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ 5 साल तक क्या रहेगा, गवर्नेंस पे रहेगा। उनको ये कोई टेंशन नहीं रहेगी भाई अगले साल में कहीं और अपनी सरकार बनवानी है या उससे थोड़े टाइम बाद कहीं और इलेक्शन होने वाला है, नहीं, उनके पास पूरे 5 साल होंगे, एक बार सरकार बन गई, अब आप वहाँ पर काम कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो क्या और दूसरा फ़ायदा है कि इलेक्शंस जब होने वाले होते हैं तो उस इलेक्शंस होने से पहले कुछ टाइम पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर कर देता है, आचार संहिता जिसे आप बोलते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जब आपका इम्पोज कर दिया जाता है इलेक्शन से पहले, तो वहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना अलाउड नहीं होता गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब आप बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाया करेगा। तो इससे आपकी एफिशिएंसी जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन की वो डिक्रीज़ होती है। पॉलिसीज़ बनाना और इम्प्लीमेंट करने में उनका ध्यान नहीं रहेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनगोइंग पॉलिसीज़ गेट डिरेल्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस एज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर एंगेज्ड इन द इलेक्शन ड्यूटीज़ एंड नो रूटीन वर्क। अब जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर जो आप ईवीएम मशीन्स लगाना है, जो पूरा होस्ट करना है इलेक्शन, तो उसमें किन की ड्यूटी लगती है, आपके इलेक्शन ड्यूटीज़ किसको मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलती है। और इनका काम क्या होता है, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो अगर ये आपके इलेक्शन में ही लगे रहेंगे बार बार,
इनकी ड्यूटी बार बार इलेक्शंस में लगेगी। कभी पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, कभी आपके स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं, या कभी नेशनल लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इनका जो रूटीन वर्क है, जिनके लिए इन्हें जॉब दी गई है, वो काम छोड़कर हमेशा किस में लगे रहते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़ में। तो अगर आप एक ही बारी में सारे इलेक्शंस करवा देंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी फ्री हो जाएंगे, उनको जो काम दिया गया है, जो उनका रूटीन वर्क है, वो उस पर फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है करप्शन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन विल बी डिक्रीज्ड। ये हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्शंस की ड्यूरेशन में काफ़ी बार आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे केसेस पकड़ता है करप्शन से रिलेटेड। तो अगर इलेक्शंस एक ही बारी में करवा दिए जाएंगे तो जो ये इंसिडेंट्स होते हैं करप्शंस के, वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी इलेक्शंस को करवाने के लिए उसे इंफ्रा चाहिए होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जिनको वो ड्यूटी पे रखता है उसके लिए उसे जो पैसा लगता है, मनी चाहिए होता है, वो सब बच जाएगा, वो एक्सपेंडिचर बचेगा। क्यों? क्योंकि बार बार उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी हर थोड़े टाइम बाद। वो एक ही बारी में ही जितना भी एक्सपेंडिचर उसे करना है वो एक ही बारी में करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका पब्लिक मनी सेव होगा, जो कि कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है। जो ये पैसा बार बार इलेक्शंस में लगाया जा रहा है वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, पब्लिक के ही गुड के लिए, कोई पॉलिसीज़ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्टोरल रूल्स। जो इलेक्टोरल रूल्स हैं ये कब बनाए जाते हैं, जब भी कोई इलेक्शन कंडक्ट करने वाले होते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आपके इलेक्टोरल रूल्स जारी करता है, ठीक है। एक लिस्ट आपकी वोटर्स की जारी करता है इलेक्शन से पहले। तो क्या होता है कि अगर आपके ना, मान लीजिए अभी स्टेट के इलेक्शंस हैं, इसी साल में स्टेट के इलेक्शंस हैं मान लीजिए, तो आपका इलेक्टोरल रोल इस साल के हिसाब से जो भी वोटर्स आपके 18 साल से ऊपर के होंगे उनके लिए एक लिस्ट बनाएगा इलेक्शन कमीशन। फिर मान लीजिए अगले साल आपके 2 साल बाद मान लीजिए फिर नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो गए, तो उन्हें इलेक्टोरल रोल जो इस साल बनाया है वो 2 साल बाद तो यूज़ नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 साल में तो और भी बहुत सी पॉपुलेशन 18 अबाव हो चुकी होगी, तो उसे अपनी लिस्ट को फिर अपडेट करना होगा। तो ये जो बार बार अपडेट करना होता है इलेक्टोरल रोल्स का, वो भी इलेक्शन कमीशन को नहीं करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलिस पर्सनल्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उनके अंदर आप जो सिक्योरिटी के लिए, भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जा सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी ड्यूटी लगती है कि भाई कोई दंगे वगैरह ना हो उस टाइम पे। लेकिन अगर आप बार बार इलेक्शंस कराते हो तो पुलिस पर्सनल्स भी बार बार कहाँ आपने कर दिए, डिप्लॉय कहाँ कर रहे हो आप उन्हें, बार बार इलेक्शंस की ड्यूटी के लिए लगा रहे हो, तो जो मेन उनका क्रिटिकल फंक्शन है वो क्रिटिकल फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि आप एक ही बारी में इलेक्शन करा लो, ताकि वंस एंड फॉर ऑल वो इलेक्शन में अपनी वो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सके, वहाँ पर अपनी ड्यूटी दे सके, उसके बाद जो उनका मेन क्रिटिकल फंक्शन है वो उस पर फोकस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी प्रेसिडेंट दे सकते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसा नहीं है कोई नया कॉन्सेप्ट है, ये आपका ग्लोबल प्रैक्टिस भी है। कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हैं जिनमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट चलता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर बात की हुई है। तो 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चेयर्ड बाय जस्टिस BS चौहान, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, एंड ये रिपोर्ट किस रिगार्डिंग थी, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिगार्डिंग थी, जिसमें इन्होंने एनालाइज किया था जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस इशू, ठीक है। सो अब ये जो कमीशन है इसने ये बोला अपनी रिपोर्ट में कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस फिजिबल नहीं है हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंडर। जो अभी फ्रेमवर्क है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल्स हैं, इसके अंडर तो साइमल्टेनियस आपके इलेक्शंस फिजिबल नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा उन्होंने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड SLAs, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको अमेंड करना होगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है तो, ठीक है। कमीशन ने ये भी रेकमेंड किया कि आपको रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स भी लेनी होगी फॉर दिस इशू टू बी इम्प्लीमेंटेड।
ना अब आपसे देखिए, अगर आपको ऊपर जो मैंने एडवांटेजेस बताए हैं आपको वो याद रहे ना रहे, तो आप अपने आंसर्स में ये जो कुछ पॉजिटिव्स है रिगार्डिंग दिस इशू उसको आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कमीशन ने ही सजेस्ट किया था कि सेविंग ऑफ पब्लिक मनी होगा अगर आप इस इशू को वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पब्लिक मनी सेव होगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कम दबाव पड़ेगा, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस है वो ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे रहेगा रेदर देन इलेक्शनरिंग, ठीक है। एक और आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, एंड ये है 1999 की, ठीक है। इस कमीशन ने कहा था कि हाँ आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवा लीजिए, ठीक है। तो इन दो को आप मेंशन कर सकते हो रिगार्डिंग दिस सपोर्ट करने के लिए। एंड अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करके इसे मना करने की नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो इन दोनों रिपोर्ट का मैंने लिखा हुआ है, एक साइड ले रहा है और एक आपका अपोज कर रहा है, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब कंसर्न्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है इस प्लान के अंदर, तो देखो कंसर्न में सबसे पहला जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इसकी फिजिबिलिटी है कि क्या ये प्लान फिजिबल भी है। क्यों? देखिए जो आर्टिकल 83 है इसका क्लॉज सेकेंड और 172 ये दोनों आपके टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड एसएलए के रेस्पेक्टिव में है, जिसमें ये बोला हुआ है कि कम से कम आपके 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनेगी, लोकसभा की भी, आपकी सेंटर की, एंड एसएलए स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट पहले डिसॉल्व कर दी जाए या कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाए स्टेट के अंदर कि आपको आर्टिकल 356 अप्लाई करना पड़ जाए, ठीक है, असेंबली पहले डिसॉल्व हो गई, तो फिर क्वेश्चन आता है उन स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोलैप्स कर गई हैं बीच में 5 साल पूरे होने से पहले ही कर गई हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा, उनके साथ क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आपको इलेक्शंस करवाओगे क्या आप उस स्टेट में जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल आपने लगा दिया है, जहाँ पर भी आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और आपने स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, 5 साल अभी पूरे हुए नहीं, तो क्या फिर दोबारा इलेक्शन करवाओगे, तो आपका तो सिंक टूट जाएगा। तो इसीलिए अगर फिजिबिलिटी जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस प्लान के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस प्लान को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने पड़ेंगे, और वो चेंजेस इस तरीके से लाने एंड वो जो चेंजेस हैं वो आपको इस तरीके से लाने हैं कि आपको जो भी वेरियस सिचुएशंस पॉसिबल हैं उनके लिए प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी प्रोविजंस है सारे सोचकर आपको क्या क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है उनके अकॉर्डिंग, एंड उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होगी, ठीक है। सेकंड जो कंसर्न आता है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि ये प्लान आपका जाता ही नहीं है, मेल नहीं बैठता इसका फेडरलिज्म के साथ, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि आपने डिवीज़न ऑफ पावर की हुई है, आपके पास 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी, एक सेंटर होगी, स्टेट हो गई, ठीक है। लेकिन जो आपका ये प्लान है वन नेशन वन इलेक्शन, यहाँ पर एक नोशन आ रहा है कि आप नेशन को एंटायरली वन मान रहे हो, इसलिए आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट आता है नेशनल एंड लोकल इश्यूज़ कैन ओवरलैप, मतलब मान लीजिए आपके इसी साल लोकसभा के भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, एक साथ होंगे। मान लीजिए मोदी जी ने अपनी स्पीच दी तो अपने नेशनल लेवल के जो उन्होंने अचीवमेंट्स हैं वो सारे आपको गिनवा दिए, ठीक है। मान लीजिए आप इम्प्रेस भी हो गए उनकी स्पीच से। फिर अब आप ये भी कंसिडर कर लो जो स्टेट में आपकी पार्टी है, बीजेपी जो पार्टी है, उसके जो भी आपकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मान लीजिए आपका जो लोकल इशू है उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके यहाँ गली मोहल्ले में आपका इशू तो क्या रहेगा, लोकल क्या इशूज़ रह सकता है आपका कि भाई मेरे मोहल्ले में रोड नहीं बना हुआ ठीक से, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है मेरे यहाँ पे, वो कब बनेगा, ठीक है। कोई मान लीजिए लिंकिंग रोड नहीं बना हुआ, वो कब बनेगा, मेरे यहाँ इंडस्ट्री बन रही थी आधी पड़ी हुई है अभी तक पूरी नहीं हुई, कब होगी,
ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना हुआ है, हॉस्पिटल नहीं बना हुआ, ये आपके लोकल इश्यूज़ हैं। लेकिन मोदी जी किस पे बात करेंगे, वो करेंगे बड़ी वाली बातें, नेशनल लेवल की बातें करेंगे, ठीक है, वो आपके लोकल इश्यूज़ पे नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे क्या होता है, देखो जब एक साथ इलेक्शन करवाते हैं ना, तो लोगों के दिमाग पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि जो नेशनल लेवल की पार्टी जो अपने इश्यूज़ रेज कर रही है, जो भी अपने काम गिनवा रही है, अक्सर होता है लोग अपने लोकल वाले इश्यूज़ को भूल जाते हैं और नेशनल वाली के अकॉर्डिंग ही पार्टी को स्टेट में भी ले आते हैं, ठीक है, उनको स्टेट के लिए भी इलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्लान का, वन नेशन वन इलेक्शन प्लान का ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि आपके नेशनल और लोकल इश्यूज़ जो आप अलग अलग डील करते हो, जैसे मान लो अगर सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ जाएगा कि हाँ देश के लिए इन्होंने क्या किया, आपका दिमाग उस पर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्शन में वोट करोगे पार्टी को, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्टेट के भी अलग होंगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, हाँ भाई ये लोकली ये वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है ना इस पार्टी का, वो स्टेट पे तो अच्छा कर रही है पार्टी, लेकिन मेरे स्टेट में अच्छा काम नहीं कर रही है। तो आपका ध्यान किस पे रहेगा, लोकल इशू पे रहेगा कि नहीं ये वाली पार्टी जो है नेशनल लेवल पे ज़रूर है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे लोकली काम नहीं कर रही, मैं किसी और को देखूंगा, किसी और को वोट करूंगा, ठीक है। तो अलग अलग इलेक्शंस होने की वजह से लोगों के पास ना एक मौका भी मिल जाता है कि उनकी जो वॉइसेस हैं वो कंटिन्यूसली बार बार सुनी जा रही हैं। जैसे एक बार नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हुआ तो नेशनल पार्टी ने उनकी बात सुनी, उनकी मतलब जो अपनी रेस की अपनी वॉइस आपके सिटीज़न ने। स्टेट के गवर्नमेंट का हुआ तो उस टाइम पे भी आपका अलग व्यू पॉइंट, अपना चॉइस रहेगी, तो वो भी आपकी रिप्रेजेंटेटिव तक जाएगी कि भाई स्टेट में अगर पार्टी बनवानी है तो लोकल इश्यूज़ को टैकल करना होएगा, नेशनल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अलग अलग होने का एक ये फ़ायदा है कि आपके पीपल की जो वॉइसेस हैं वो फ्रीक्वेंटली सुनी जाती हैं, ज़्यादा सुनी जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकसभा, SLAs, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, इन सभी के इलेक्शंस एक साथ करवाने हैं। किस पे करवाते हैं हम ये इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है EVMs, VVPATs पे। तो अगर इन सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाओगे तो क्या ज़रूरत होगी आपको, उतने ज़्यादा EVMs चाहिए होगा, VVPAT चाहिए होगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी अगर एक ही बारी में आप इलेक्शन कराते हो तो। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी फोर्सेस। अब सारे देश में अगर एक साथ इलेक्शन करवा रहे हो तो हमारे पास ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ही फोर्सेस हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स या आर्मी पर्सनल्स ही तो हैं। तो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं अगर उनको सभी को उठाकर आप नेशन में इलेक्शन कराने के लिए लगा देते हो, एक साथ जब हो रहे हैं तो ज़्यादा नंबर में चाहिए, आपने सभी में लगा दिए, लेकिन जब इलेक्शन चल रहे हैं उस दौरान फिर आपकी जो सिक्योरिटी है वो कौन इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आप जो नेशनल सिक्योरिटी है इलेक्शन बन जाएगा ये कि एक साथ इलेक्शन करवा के आपने सभी फोर्सेस को लगा दिया इलेक्शन करवाने में, तो नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आप वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हो कि देखो आपको इलेक्शन करवाने हैं, एक साथ करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना डिफरेंट फेजेस में करवा लो, जैसे कि किसी 1 या 2 महीने में किसी डिफरेंट स्टेट में करा लिया, ताकि आप जो अवेलेबिलिटी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एकदम से बहुत जोर ना आए, ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, सिक्योरिटी फोर्सेस को आप शिफ्ट कर सको, इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट कर सको, तो फेजेस में करवा लीजिए, ठीक है। और दूसरा कि आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में मैंने कर दिया डिस्कस कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब करने जा रहे हो, ठीक है, अगर इस प्लान को इम्प्लीमेंट आपको करना है तो जो भी वेरियस सिचुएशंस हैं, जो भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, उनके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर प्रोविज़न बनाना है और आपको जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए वो जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी करनी होंगी, ठीक है, इस इलेक्शन को इन्हें एक साथ करवाने के लिए, ठीक है। और भी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो या आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। सो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो इस टॉपिक से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।